दोस्तों, पेरियार की धरती से एक बार फिर से संघियों को उल्टे पांव भागना पड़ा है। पिछले महीने तमिलनाडु में आरएसएस ने पथ संचालन की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्टालिन सरकार ने उसे आरएसएस के इतिहास को याद दिलाते हुए खारिज कर दिया था। आरएसएस का इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने महात्मा गांधी की हत्या के बाद खुशी से मिठाइयाँ बांटी थी। तब के गृह मंत्री सरदार पटेल और आज बीजेपी जिन्हें अपना नायक पर कहती है, उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी, सख्त पाबंदी। और वही आरएसएस आज नरेंद्र मोदी के जरिए सत्ता में बैठी है। उत्तर भारत में तो सरसंघ चालक मोहन भागवत, जबकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहते हुए, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे भारत का कौन होगा, आरक्षण कब तक जारी रहेगा, संविधान कब तक जारी रहेगा, इस तरह के तमाम बयान वो देते रहते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से जो गोदी मीडिया है उसे लहालोट होकर के चलाता है। और इस देश का एक बड़ा तबका उसमें बड़ी दिलचस्पी के साथ उनके संदेशों को सुनता है। लेकिन क्या वजह है कि दक्षिण भारत से आरएसएस को लगातार उनको दूर करने की खबरें आती रहती हैं। अभी भी दक्षिण भारत में आरएसएस की दाल नहीं गली है, छोड़े कर्नाटक के, जहां पर वो अभी सत्ता में है। लेकिन चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो या और दूसरे राज्य हों, तेलंगाना हो, वहाँ पर आरएसएस की वैचारिक उपस्थिति लगभग नगण्य है। और नगण्य इसलिए है क्योंकि उसी केरल में नारायणा गुरु हुए, उसी केरल में अयंकली हुए और उसी केरल में माता नांगलेई हुई, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए स्तन ढकने को लेकर के जो प्रतिबंध था, उस प्रथा के खिलाफ अपना स्तन काट करके उन आतताइयों को सौंप दिया था और उस क्रूर प्रथा का विरोध किया था। उस धरती पर आज भी ये जो नफरत, सांप्रदायिकता, हिंसा और जो वर्णवादी विचारधारा है, वो हिंदुत्व तो वहाँ नहीं पहुँच सका है, नहीं पनप सका है। और यही हालात पेरियार की धरती पर है, जहाँ स्वाभिमान और आत्मसम्मान का आंदोलन चला लंबे समय तक। और जो पूरी पोंगापंथी पंथ था, जो पाखंड था, जो अंधविश्वास था, जो ईश्वरवाद था, उसको जिस तरह से पेरियार साहब ने खारिज किया था और वहाँ पर दलितों और बहुजनों के आत्मसम्मान की लड़ाई को उन्होंने लड़ा था। उत्तर भारत का जो आधिपत्य और जो वर्चस्व हो सकता था, उसे हिंदी के विरोध के जरिए उन्होंने जिस संघर्ष को किया था, वो तासीर और वो ज़मीन आज भी उस दक्षिण भारत में दिखाई पड़ती है पुख्ता। और यही कारण है कि जब संघियों को रूट मार्च की अनुमति नहीं मिली स्टालिन सरकार से, तो वो दौड़ करके मद्रास हाई कोर्ट गए और मद्रास हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को उन्हें मार्च रूट की तो अनुमति दी, लेकिन ढेर सारी शर्तों के साथ। और वो शर्तें ये थीं कि अगर उसने जरा भी हरकत की, जरा भी हिंसा अगर हुई, सांप्रदायिक वैमनस्य हुआ, तो फिर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और यही कारण है कि आरएसएस ने अपने मार्च रूट को स्थगित कर दिया है। और इसलिए स्थगित कर दिया है क्योंकि उसके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। उन स्थानों पर भी मार्च रूट की अनुमति नहीं दी मद्रास हाई कोर्ट ने, जो सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। आपको याद होगा कि दिवाली के पहले एक विस्फोट हुआ था और उसमें आरोप ये लगाया जाता है कि एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता को क्षति पहुंची। और जिस तरह से स्टालिन सरकार कह रही है, या मद्रास हाई कोर्ट का जो संकेत है कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि उस हत्या के, उस क्षति के बदले कोई सांप्रदायिक वैमनस्य या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश इस मार्च रूट के जरिए हो रही हो। और इसीलिए संघियों के पथ संचलन की अनुमति मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत पाबंदियों के साथ दी, और इसीलिए अब तो संघी अपने उस इरादे से भी हट गए हैं। वो अब मार्च रूट भी नहीं करना चाहते हैं। क्या वो मार्च रूट अपने प्रदर्शन और अपना जो शारीरिक सौष्ठव या व्यायाम है उसको दिखाने के लिए करना चाहते थे, या दक्षिण भारत को भी उत्तर भारत की तरह अपनी प्रयोगशाला बनाते हुए वहाँ सांप्रदायिक वैमनस्य और नफरत पैदा करना चाहते थे? ये शायद दाल नहीं गली और इसीलिए वो पीछे हट गए हैं। और इसके पीछे बड़ा कारण दक्षिण भारत के उन बहुजन नायक नायिकाओं के संकल्प हैं, उनकी अपनी सक्रियता है, उनकी अपनी कुर्बानी है। और वो कुर्बानी सिर्फ अभी नहीं, उस समय नहीं, बल्कि अभी भी, माने पिछले दशकों में अगर हम देखें तो खुद कर्नाटक में 3-3, 4-4 बड़े बुद्धिजीवी, चाहे उसमें नरेंद्र दाभोलकर हों, गोविंद पानसारे हों, कलबुर्गी हों या गौरी लंकेश हों, इन नफरतवादियों ने जो सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करते हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड पैदा करते हैं, जो वर्णवादी मानसिकता के हैं, उन्होंने इन बुद्धिजीवियों की गोली मार करके हत्या कर दी। और आज भी उनकी हत्याएं, उन पर कोई अभी आरोप तय नहीं हुआ है, कोई न्याय नहीं मिल सका है। लेकिन दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के जो विचार हैं वो उस दक्षिण भारत में पेरियार, नारायण गुरु, अयंकली, नांगलेई, और अगर हम थोड़ा सा महाराष्ट्र को लें तो चाहे वो साहू जी महाराज हों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हों, तमिलनाडु में पेरियार साहब हों, इन सब के विचारों को नई क्रांति और नई ऊर्जा दे रहे थे और इन हिंदुत्ववादियों के खिलाफ मुठभेड़ कर रहे थे, मोर्चा ले रहे थे। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में आज भी हिंदुत्ववादी अपनी जड़ें नहीं जमा सके हैं, जबकि उत्तर भारत की जो गोबर पट्टी मानी जाती है उसमें हिंदुत्ववादियों की न सिर्फ सत्ता है बल्कि उन्होंने वैचारिक रूप से भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसके बरक्स आज बहुजन वैचारिकी, वो चाहे नवयान बौद्ध धर्म हो और उस पर की गई वो 22 प्रतिज्ञाएं हों, या डॉक्टर अंबेडकर की पूरी वैचारिकी हो, वो सीधे तौर पर चुनौती पेश कर रही है। लेकिन देखना ये है कि क्या दक्षिण भारत की तरह कभी उत्तर भारत में भी संघी उल्टे पांव भागेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।